रहे तनुघोल के अणुसंघ गुणधर्म का द्वितीय प्रॉपर्टी, दूसरा गुण जिसका नाम है क्वथनांक का उन्नयन, जिसको इंग्लिश में हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहा करते हैं। तो क्या है क्वथनांक का उन्नयन, ये जानने से पहले आप सभी स्टूडेंट को क्वथनांक के बारे में जानना होगा। क्वथनांक क्या होता है आप अच्छे से समझेंगे। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहले क्वथनांक के बारे में जरा समझा जाए, क्वथनांक क्या है। तो आप सभी स्टूडेंट जब भी क्वथनांक नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में एक स्वतः परिभाषा आ जाता है। जिस ताप पर कोई भी चीज खौलता है, उबलता है, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। इसी अंदाज में हिमांक का परिभाषा आ जाता है कि जिस ताप पर कोई चीज जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, उसे उसका हिमांक कहते हैं। लेकिन ये दोनों परिभाषा वैज्ञानिक विचारधारा पर, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पर आधारित नहीं है। जो ओरिजिनल परिभाषा है वो एक एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट को देखते हुए आप समझने जा रहे हैं, और जैसे ही परिभाषा सुनेंगे आपको याद हो जाएगा, बशर्ते कि आप ध्यान दें हमारे हर एक बात पर, हर एक कॉन्सेप्ट पर। ये एक बर्तन है जिसमें हम जल लिए हैं, और जल रूम टेम्परेचर पर लिए हैं, कमरे के ताप पर। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट इतना जानते हैं कि कमरे का ताप कितना होता है। तो इस 25 डिग्री सेल्सियस पर जल खौलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जल खौलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, हम आज समझना चाहते हैं। क्यों नहीं 25 डिग्री सेल्सियस पर यह जल खौल रहा है। तो पता चला कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो वायुमंडलीय दाब का मान है, जो स्टूडेंट वायुमंडलीय दाब नहीं जानते हैं जानिए। वायुमंडलीय दाब एटीएम में 1 एटीएम के बराबर होता है। एमएम में 760 mm ऑफ एचजी, 760 mm एचजी या 76 cm एचजी। ये क्या एचजी है, क्या एमएम सीएम में, जरा सा ध्यान दीजिए। कोई गैसीय सिलेंडर है और आप गैस के दाब का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आप बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और बैरोमीटर में पारा भरा होता है। ये पारे की ऊंचाई से दाब का मेजरमेंट होता है। जैसे ही कोई गैस सिलेंडर में आप बैरोमीटर अटैच करते हैं और आप यहां से चाबी की खोलते हैं तो ये गैस जाकर पारा के सतह पर दाब डालता है, और जितना सीएम ऊंचा उठता है उसके आधार पर तय होता है कि ये इतना दाब उत्पन्न किया। तो ये सब दाब का आपेक्षिक इकाई है। सापेक्षिक इकाई एटीएम, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और आपेक्षिक माने तुलना करके, मतलब यहां पर अगर हमको पता चल जाए कि पारा 15 सीएम ऊंचा चढ़ा तो हम लोग को पता है कि 76 सीएम बराबर 1 एटीएम होता है। तो क्या 15 सीएम को एटीएम में नहीं बदल लेंगे? 1 मीटर बराबर 100 सीएम, तो 50 सीएम बराबर कितना मीटर बदल जाएगा। तो वैसे ही यहां अगर पारा 20 सीएम ऊपर चढ़ा तो 76 सीएम बराबर 1 एटीएम होता है। तो आप सभी स्टूडेंट आराम से उसको एटीएम में, पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, मतलब दाब का बहुत सारा मात्रक होता है। और यहां हम वायुमंडलीय दाब के बारे में बता रहे थे, जो जनरल नॉलेज का फेमस क्वेश्चन है, किसी भी इंटरव्यू में कभी भी आ सकता है कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो आपको याद रखना चाहिए वायुमंडलीय दाब जो है 1 वायुमंडल के बराबर होता है, इंग्लिश में 1 एटीएम के बराबर। एमएम में 76 एमएम में 760 mm और सीएम में 76 cm, बार में 1.013 बार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 10 पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और टॉर में 760 टॉर। ये टॉर क्या है? टॉरिसेली। बैरोमीटर का आविष्कार, खोज टॉरिसेली नामक वैज्ञानिक ने किया, तो उसके सम्मान में यूनिट बना दिया गया टॉर। तो ये 760 टॉर बराबर 1 एटीएम होता है। तो ये सब दाब का मात्रक है। दाब अगर पूछा जाए कि वायुमंडलीय दाब निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय दाब किसके बराबर है, और ऑप्शन दे दे 760 टॉर, 76 सीएम, 760 mm और सभी, तो जवाब होगा सभी। अगर आप एक इसमें से जानते हैं तो आप उसी पर टिक मार के आगे निकल जाएंगे और खुश हो जाएंगे कि हम बना देंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है।
तो आपको ये बात क्लियर होना चाहिए। अब आइए अपने टॉपिक पर। आप पढ़ रहे थे क्वथनांक, हम क्या बात कर रहे थे, ध्यान दीजिए। हमने एक बर्तन में जल लिया और ये जल इस कमरे के ताप पर खौलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हमने पता लगाया कि इसके पीछे क्या कारण है, तो पता चला कि द्रव का जो वाष्प दाब है इस वायुमंडलीय दाब से कम है, यानी वायुमंडल में जो गैस स्थित है उसका वाष्प दाब इस द्रव के वाष्प दाब से अधिक है, इसलिए द्रव के अणु को दबा के रखा है, ऊपर उठने नहीं दे रहा है। तो हम क्या किए, इसको गर्म करना शुरू किए। तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं, जब आप गर्म करेंगे और इसका ताप का मान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर ही खौलना शुरू कर देता है। तो आज इस कारण के बारे में आप जानने जा रहे हैं कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों खौलता है, पहले ही क्यों नहीं खौल जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों खौलता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर इस जल का जो क्वथनांक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो इस जल का वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर यानी 760 mm या 76 cm के बराबर हो जाता है। तो जैसे ही ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, अब इस गैस के अणु के पास, वायुमंडल में स्थित गैस के अणु के पास क्षमता नहीं है कि इस द्रव के अणु को दबा कर रखे। अब ये ऊपर उठेगा ही उठेगा, और जैसे ही ऊपर उठेगा तो आप कहिएगा कि जल हमारा खौलने लगा है। तो जिस ताप के मान पर द्रव का वाष्प दाब गैस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप के मान पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। आया बात समझ में? तो हम ताप बढ़ाए इस द्रव का, धीरे धीरे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, तो 100 डिग्री जैसे ही पहुंचा खौलने लगा। इसके पीछे क्या कारण है? तो कारण यही है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका वाष्प दाब 760 mm हो गया, तो इसका भी वाष्प दाब 760, इसका भी वाष्प दाब, दोनों का 760। अगर सीएम में बात कर रहे हैं तो इसका भी 76 cm, तो इसका भी 76 cm। अब इसके पास क्षमता नहीं है कि उसको दबा के रखे, तो निश्चित खौलता हुआ दिखाई देगा। तो आप कह देते हैं कि हमारा जो जल है, हमारा जो द्रव है, अपने क्वथनांक के मान को प्राप्त कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि जल 100 पर खौल रहा है तो सब चीज 100 पर खौल जाएगा। जो जिस ताप के मान पर कोई भी द्रव वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा उसी ताप को हम उसका क्या कह देंगे, क्वथनांक कह देंगे। अब आइए हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम क्वथनांक का उन्नयन है। तो क्वथनांक समझ गए, उन्नयन मतलब आपको समझ में आना चाहिए। उन्नयन माने बढ़ोतरी, वृद्धि, इंक्रीजमेंट। तो क्वथनांक में बढ़ोतरी क्या है अब आप समझेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे तब। ये बर्तन है, इसमें हमने जल लिया, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट समझ चुके हैं कि जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। तो ये जल है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ये खौलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ये लगातार खौल रहा है और इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो चुका है तभी खौल रहा है। अब इस खौलते हुए जल में उसी तरह जैसे आप किचन में हैं और चाय बना रहे हैं, चाय अब गिरने वाला है, तुरंत आप गए और 1 चम्मच चीनी डाल दिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आ जाएगा कुछ समय के लिए। तो वैसे ही इसमें हम क्या किए कि ये खोल रहा था, इसमें हम अवाष्पशील घुल्ले डाल दिए। अवाष्पशील घुल्ले जो ही आया ये खोलना बंद कर दिए, एकदम शांत हो गया। तो शांत होने के पीछे कारण क्या है, खोलना बंद होने के पीछे कारण क्या है कि इसका वाष्प दाब का मान, यानी घोल बनने के बाद वाष्प दाब, घुल लिया गया तो घोल बन गया, घोल का वाष्प दाब जो है नो डाउट इससे कम हो गया। मान लिए कि इसका वाष्प दाब घट के 730 mm हो गया। तो हम चाह रहे हैं कि फिर से खोले, तो हम फिर से गर्म करना, इसको और ज्यादा ताप देकर गर्म करना शुरू किए। तो पता चला कि 100 पर नहीं, इस बार 110 पर खोल रहा है। तो घोल बनने के बाद जब घुल्ली उपस्थित हो गया तो अब घोल का क्वथनांक कितना हो गया, 110। तो 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले ये जल, जब केवल जल लिया गया था बर्तन में तो 100 पर खोल रहा था, अब जब अवाष्पशील घुल लिया गया तो 110 पर खोल रहा है, तो क्वथनांक में कितना का वृद्धि हुआ, तो 10 का वृद्धि कहां से आया, 110 माइनस 100। ये 110 किसका मान है, टीएस का, और ये किसका मान है, टी नॉट, और दोनों के बीच का अंतर कितना का आया, ये 10 क्वथनांक में हुई बढ़ोतरी है। यही क्वथनांक का उन्नयन है जिसको हम लोग डेल्टा टी बी, डेल्टा माने अंतर, टी माने ताप का, बी माने बॉइलिंग, बॉइलिंग टेम्परेचर का अंतर, दो क्वथनांक का अंतर, जिसमें से एक क्वथनांक घोल का है और एक क्वथनांक शुद्ध घोलक का है। तो यहां परिभाषा बन चुका है, आप ध्यान दीजिए, कभी याद नहीं करना पड़ेगा, ध्यान का यही फायदा है। घोल के क्वथनांक और शुद्ध घोलक के क्वथनांक
के अंतर को क्वथनांक का, तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी द्वारा सूचित किया जाता है, जहां टीएस बराबर घोल का क्वथनांक, टी नॉट बी बराबर शुद्ध घोल। अब हम इससे आगे कॉन्सेप्ट ले चल रहे हैं, ध्यान दिया जाए। हम लोग को आज पढ़ना है डेल्टा टीबी एवं घोल की मोललता में संबंध, रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड एम, डेल्टा टीबी और एम के बीच रिलेशन। जल्दी से बताइए क्या है डेल्टा टीबी? क्वथनांक का उन्नयन। क्या है एम? चलिए ध्यान दिया जाए। कॉन्सेप्ट कहता है कि जो क्वथनांक का उन्नयन है वो घोल के वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। किसका? वाष्प दाब के अवनमन के। आप लोग समझते हैं वाष्प दाब का अवनमन कितना को कहते हैं? पी नॉट बी माइनस पी एस। और अपेक्षिक अवनमन कितना कहते हैं? बाई। तो हम इसका बात कर रहे हैं, इसके समानुपाती होता है। जितना ज्यादा अवनमन होगा उतना क्वथनांक का उन्नयन होगा। तो वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है कौन? डेल्टा टीबी। और अलग से वाष्प दाब का जो अवनमन है वो हमेशा मोल अंश के समानुपाती होता है। किसके? तो जरा बताइए समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखकर जरा समझिए कि डेल्टा टीबी समानुपाती है डेल्टा पी के और डेल्टा पी समानुपाती है 1 से के। तो 1 बराबर 2 और 2 बराबर 3, तो क्या 1 बराबर भी 3 हो सकता है? यानी ये इसके समानुपाती है और ये इसके, तो ये दोनों भी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 एवं, तो डेल्टा टीबी समानुपाती एक्स ए, कोई दिक्कत? समानुपाती हटते ही नियतांक आएगा, नियतांक आ गया के और 1 से, ठीक है। 1 से बराबर आप सभी स्टूडेंट क्या जानते हैं? जल्दी बताइए। Na एकदम सही, Na बटा Nb, कोई दिक्कत है? और अब ये जो सूत्र आया है ये सांद्र घोल के लिए। जैसे ही बोलेंगे तनु घोल के लिए तो आप सभी के दिमाग में आ जाएगा कि Na के मोल की संख्या बहुत कम है Nb से। तो Na प्लस Nb लगभग Nb के। इसको कैसे ये कर दिए आपको बताए थे। जिस दिन हमने घोल विलयन चैप्टर स्टार्ट किया था उसी दिन बताया था कि तनु घोल में घुलने का मोल बहुत कम होता है घोलक से। और जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर YouTube के प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लेक्चर 1 देखकर तनु घोल सांद्र घोल का नॉलेज या संतृप्त असंतृप्त घोल का नॉलेज कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से पिछले लेक्चर में समझाए भी थे कि मान लेते हैं Na का मान 0.001 है, मान लेते हैं कि Nb का मान 3 है। ध्यान दीजिए, और अगर हम दोनों को जोड़ दे, देखिए हम बहुत कम लिए हैं Na का मान आपको समझाने के लिए, तो ये जुड़कर क्या हो जाएगा? 3.001 यही हो जाएगा। हम इसमें जोड़े चाहे ना जोड़े, इसका क्या महत्व है? इसके बराबर, तो इसको लगभग 3 मान सकते हैं और जो ही लगभग 3 माने तो किसके बराबर हो गया? इसीलिए हमने यहां बताया कि Na प्लस Nb, जब Na का मान बहुत कम होगा Nb से तो Na प्लस Nb की जगह Nb। और अब हम Nb केवल लेंगे यहां, तो डेल्टा टीबी तनु घोल के लिए सूत्र क्या दे देगा? के Na बटा Nb। और अब जल्दी से इसका मान डेल्टा टीबी बराबर के Na के जगह पर WA बाई MA और यहां पर बोलिए MB बदलेगा। आपको मोललता लाना है, ध्यान दीजिएगा। मोललता का सूत्र माइंड में सेट रखिएगा। यहां पर देखेंगे MA गुणे मोललता का सूत्र अलग से अब देखने का टाइम आ गया है। ये देखिए मोललता का सूत्र है, इसमें कौन सा चीज MA, Z के जगह MA है और WB, तो इसको इससे मिलाइए। कौन फालतू है? MB। तो MB को किनारे कर दीजिए और 1000 से एक बार गुणा एक बार भाग कर दीजिए, ठीक है। बोला जाए WA गुणे MA और ये WB। हमने क्या किया? MB को बाहर कर दिया क्योंकि हमारे सूत्र में MB नहीं है।
ठीक है। हम क्यों कर रहे हैं इसको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको एम लाना है। क्या लाना है? छोटा एम। और छोटा एम क्या होता है? मोललता। तो हम 1000 से गुणा भाग। अब हम इसको इस पूरे के मान को हम एम ले लिए, तो देख लीजिए डेल्टा टी बी, और ये हो गया के, और ये हो गया एम बी अब बटा 1000 एक साथ और गुणे एम। इस पूरे के बदले में एम, आई सब तीनों एक साथ। अब जरा हम कुछ समझाना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। के कांस्टेंट है और एम भी अणु भार है। किसका? घुल्ले का कि घोलक का? मान लीजिए घोलक जल है। अगर इंडिया में इसका अणु भार 18 है तो पाकिस्तान में, अमेरिका में, मतलब अणु भार नहीं बदलेगा। ये एग्जाम्पल देने के पीछे हमारा लक्ष्य था कि अणु भार बदलता नहीं। तो कांस्टेंट गुणा कांस्टेंट बटा में कांस्टेंट, तो आने वाला मान भी। तो यहाँ एक नया कांस्टेंट का जन्म हो गया, और वो नया कांस्टेंट है केबी, जिसको मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? किसके बदले में आया है केबी? केबी किसके बदले में आया है? के इंटू एम बी बटा में इस पूरे नियतांक कांस्टेंट वैल्यू के लिए केबी आया है। और यहां पर देखिए, जरा समझिए कि जब समानुपाती हटता है तो नियतांक आता है, और नियतांक हट जाए तो आज के क्लास में हम ये सिद्ध कर दिए। क्या सिद्ध कर दिए? कि क्वथनांक का उन्नयन जो होता है वो घोल की मोललता के। अब एक बार शुरू से अंत तक आप सभी स्टूडेंट एक सिस्टम में देखेंगे और समझेंगे क्वथनांक का उन्नयन और घोल की मोललता में संबंध। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स बना सकते हैं। ये फायदा है फिर से दोबारा पढ़ने का। क्वथनांक का उन्नयन एवं घोल की मोललता के बीच संबंध। यहां पर क्वथनांक का उन्नयन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। जो बोल रहे हैं यहां दिखेगा मैथमेटिकली, डेल्टा टीबी समानुपाती डेल्टा पी, समीकरण नंबर 1। यहाँ क्वथनांक वाष्प दाब का अवनमन जो है मूल अंश के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 एवं 2 से डेल्टा टीबी समानुपाती 1 से समानुपाती हटते ही यहाँ नियतांक आ गया के। ठीक है, और 1 से की जगह पर हमने लिख दिया Na बटा Na प्लस NB। और अब आगे तनु घोल जैसे ही लिखेंगे, तनु घोल के लिए Na का मान कम हो जाएगा किससे? और अब Na प्लस NB लगभग किसके? NB के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल NB हो गया। यहाँ मान रख दिए Na और NB का, क्योंकि मोल कैसे निकलता है? दिए गए भार में अणु भार से भाग देते हैं। तो ये घुल्ले का हो गया, ये घोलक का हो गया, ये पलट गया। अब हमको मोललता के मान के बराबर इसको लाना है, इसलिए MB को बाहर कर दिए, 1000 से गुणा किया और 1000 से भाग। और अब उसके बाद इस पूरे के जगह पर आ गया अकेले M, और कांस्टेंट 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 गुणा होकर एक जगह KB हो गया। क्या हो गया? KB। और यहाँ KB हमने रख दिया। KB हटते ही सिद्ध हो गया डेल्टा टीबी समानुपाती M, यानी क्वथनांक का उन्नयन घोल के मोललता के। आपको बता दें कि आप सभी स्टूडेंट पिछले लेक्चर में भी सुने थे कि ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों अणुसंघ गुणधर्म पढ़ने के पीछे एक लक्ष्य है, और वो एक लक्ष्य है अवाष्पशील घुल्ले के अणु भार की गणना। अवाष्पशील घुल्ले के अणु भार की गणना। तो अवाष्पशील घुल्ले के अणु भार की गणना यहां होने जा रहा है। कुछ नहीं, बस समीकरण जो लास्ट आया है उसी का हम उपयोग करेंगे। अब सभी स्टूडेंट जान चुके हैं डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम होता है। एम का मान रख दिए, डब्ल्यू इंटू 1000। इसमें बता दीजिए कौन अवाष्पशील घुल्ले का अणु भार है? एमए को केवल यहां ला दीजिए, इसको यहां ला दीजिए, मतलब पूरा व्यंजक तैयार हो गया। और यही अणु भार निकालने का सूत्र है। कुछ नहीं किए हैं, एमए को डेल्टा टीबी की जगह पर, डेल्टा टीबी को एमए की जगह। और आज दूसरी बार अवाष्पशील घुल्ले का अणु भार का